हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का अध्याय 14 जो कि है श्वसन और गैसों का विनिमय। हमने इसका 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इसका 13th पार्ट। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति, यानी कि जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उसमें हम इस अध्याय का कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा श्वसन का नियमन। ठीक है, नियमन। मेडुला का श्वसन लय केंद्र के बारे में जानेंगे, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देन पॉन्स का नीमोटैक्सिक सेंटर पर चर्चा करेंगे। देन रसोसंवेदी यानी कीमोसेंसिटिव नियंत्रण के बारे में जानेंगे। देन ऑक्सीजन की भूमिका और निष्कर्ष। ओके, यानी कि ऑक्सीजन का क्या भूमिका है उस पर चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके सभी पढ़ते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं परिचय यानी इंट्रोडक्शन। नियमन की आवश्यकता क्या होती है, यानी नियमन जो होता क्या है। देखिए आप समझिए, जो हमारा श्वसन होता है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि शरीर की ज़रूरत के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कि जब हम आराम कर रहे होते हैं तो श्वास जो होती है धीमी होती है, लेकिन जब हम दौड़ते हैं या फिर मेहनत करते हैं तो श्वास तेज हो जाती है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस समय शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए होता है तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी होती है। और इस पूरी प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले और कार्बन डाइऑक्साइड समय पर बाहर निकलती रहे। साथ ही श्वसन की एक नियमित लय यानी रिदम भी बनी रहनी चाहिए। खास बात तो यह है कि सब बिना हमारे सोचने के अपने आप होता रहता है, यानी कि ऐसा नहीं कि हम सोचते हैं कि ऑक्सीजन आए अब अंदर अब बाहर जाए, ऐसा हमारे सोचने से नहीं होता। ये बिल्कुल अपने आप होता है, यानी ये एक स्वतः नियंत्रित प्रक्रिया है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे मेंशन किया गया है, यह स्वतः नियंत्रित प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अब देखिए नियंत्रण का माध्यम क्या होता है, यानी कि अब सवाल आता है कि श्वसन अपने आप कैसे नियंत्रित होता है। इसका उत्तर है तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। हमारा जो मस्तिष्क है इस पूरे कार्य का मुख्य नियंत्रण केंद्र होता है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग मिलकर श्वसन को नियंत्रित करते हैं और आपस में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, लेकिन सभी एक संचालक यानी कंडक्टर जो होता है उसके निर्देश पर मिलकर मधुर संगीत बनाते हैं। ठीक वैसे ही मस्तिष्क के विभिन्न केंद्र मिलकर श्वसन को संतुलित रखते हैं। मुख्य उद्देश्य आखिर इसका क्या होता है, श्वसन के नियमन। ठीक है, नियमन का मुख्य उद्देश्य होता है श्वसन की गति यानी रेट और गहराई यानी डेप्थ को नियंत्रित करना। शरीर को जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार श्वसन को समायोजित किया जाता है। ठीक है, समायोजित किया जाता है। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे कि यदि शरीर को अधिक ऊर्जा चाहिए तो श्वसन तेज और गहरा हो जाता है ताकि अधिक ऑक्सीजन मिल सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि शरीर में गैसों का संतुलन बना रहे, ना ही बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाए, ना ही ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो इस प्रकार श्वसन का नियमन जो होता है वो शरीर की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार एक संतुलित प्रतिक्रिया देता है। चलिए अब हमारा टॉपिक आता है मेड्यूला का श्वसन लय केंद्र क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। स्थान और भूमिका। देखिए सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क का सबसे निचला भाग जिसे कि मेड्यूला ऑब्लांगाटा कहा जाता है शरीर के उन कार्य को नियंत्रित करता है जो कि जीवन के लिए अनिवार्य है, जैसे कि हो गया हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वसन। इसी मेड्यूला के अंदर श्वसन का मुख्य लय केंद्र स्थित होता है। यह केंद्र श्वसन की मूल लय यानी कि बेसिक रिदम तैयार करता है, यानी कि एक तरह से टाइमिंग सिस्टम सेट करता है। कितनी देर तक सांस अंदर जाएगी, कब रुकेगी और कब बाहर निकलेगी। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह अचेतन होती है, अनकॉन्शियस होती है। हम सो रहे हों, बेहोश हों या आराम कर रहे हों, यह केंद्र लगातार काम करता रहता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी मशीन में एक ऑटोमेटिक टाइमर लगा हो जो कि बिना रुके एक ही पैटर्न को दोहराता रहता है। आपको उसमें कुछ भी नहीं ये करना है, ठीक है, और वो अपने आप होता है। उसी तरह मेड्यूला श्वसन को एक नियमित लय में बनाए रखता है।
इसके अलावा यह केंद्र केवल स्थिर लय ही नहीं बनाता है बल्कि शरीर की स्थिति के अनुसार उसे बदलने की क्षमता भी रखता है, यानी यह एक डायनेमिक रेगुलेटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है कार्य। इसका कार्य क्या है? मेडुला के श्वसन केंद्र में मुख्यतः दो प्रकार के न्यूरॉन समूह होते हैं, इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स एंड एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स, यानी अंतःश्वसन केंद्र और निश्वसन केंद्र। जब इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं तो वे तंत्रिका संकेत डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियों तक भेजते हैं। ठीक है, जो तंत्रिका संकेत होता है वो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मांसपेशियों तक भेजते हैं। इससे डायफ्राम नीचे की ओर खिंचता है और जो चेस्ट होती है वो फैलती है, जिससे कि फेफड़ों में नकारात्मक दाब बनता है और हवा अंदर खिंच जाती है। कुछ समय बाद ये संकेत स्वतः बंद हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच। ठीक है, ये भी कहा जाता है। इसके बाद एक्सपिरेटरी फेज शुरू होता है, जिसमें कि मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं और हवा अपने आप बाहर निकल जाती है। ये पूरा चक्र जो कि होता है अंतःश्वसन, विराम, निश्वसन, एक निश्चित क्रम में चलता रहता है, जिससे कि श्वसन नियमित बना रहता है। साथ ही यह केंद्र केवल अपने आप काम नहीं करता है बल्कि पॉन्स, यानी कि पॉन्स हो गया, कीमो रिसेप्टर्स हो गया, इन सभी से आने वाले संकेतों को भी इंटीग्रेट करता है। उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए तो यह केंद्र तुरंत श्वसन की दर को बढ़ा देता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। इससे यह स्पष्ट होता है कि मेडुला एक सिंपल टाइमर नहीं है बल्कि यह इंटेलिजेंट कंट्रोल सेंटर है। ओके, ये देखिए, चलिए ये हमारा हो गया स्थान और भूमिका, देन हमने कार्य भी देख लिया। अब आते हैं महत्व क्या है। इसका महत्व की बात करें तो मेडुला का श्वसन केंद्र हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे लाइफ सस्टेनिंग सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ ये जो है वो श्वसन की निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी सुनिश्चित करता है, यानी हर पल हर सेकंड बिना रुके श्वसन चलता रहे, यह उसे सुनिश्चित करना होता है। यदि किसी दुर्घटना, स्ट्रोक या फिर गंभीर रोग के कारण यह केंद्र क्षतिग्रस्त हो जाए तो व्यक्ति स्वयं सांस नहीं ले पाएगा और तुरंत क्या होगा, मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी, चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होगी। यह केंद्र हमारी इच्छा से स्वतंत्र होता है लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं होता है। ठीक है, हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छा से सांस रोक तो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है मेडुला हमें मजबूर कर देता है कि हम फिर से सांस लें, और यह दिखाता है कि शरीर में स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी नियंत्रण के बीच संतुलन किस प्रकार से बना रहता है। यानी ऑफकोर्स वॉलेंटरी है कि हम खुद से रोक सकते हैं सांस लेना, लेकिन वो जस्ट एक लिमिट तक, फिर हमें वो खुद मजबूर करेगा सांस लेने को। इसके अलावा यह जो केंद्र है वो शरीर की ज़रूरत के अनुसार श्वसन को बदलता है। व्यायाम के समय तेज और गहरी सांस हो जाती है, आराम के समय धीमी और सामान्य श्वास होती है, नींद के समय स्थिर और लयबद्ध श्वास होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि किसी कार में ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल हो, जो कि सड़क और ज़रूरत के अनुसार अपनी गति खुद बदल लेता है। ठीक वैसे ही मेडुला जो होती है वो श्वसन को हर परिस्थिति के अनुसार समायोजित यानी एडजस्ट करता है। इस प्रकार मेडुला का श्वसन लय केंद्र केवल श्वसन को चालू रखने वाला नहीं बल्कि उसे संतुलित, नियंत्रित और परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित करने वाला मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, तो ये इसका महत्व था। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं पॉन्स का नीमोटैक्सिक सेंटर क्या होता है, इसका स्थान कहाँ है। देखिए, मेडुला के ठीक ऊपर मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे कि हम पॉन्स कहते हैं। इसी पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्थित होता है। यह केंद्र मुख्य लय केंद्र यानी मेडुला का सहायक होता है और उसे समय समय पर संकेत भेजता है। इसे हम एक सुपरवाइजर की तरह समझ सकते हैं जो कि मुख्य कार्य को संतुलित और नियंत्रित रखता है। ओके, अब देखिए कार्य इसका क्या है। नीमोटैक्सिक सेंटर का मुख्य कार्य होता है अंतःश्वसन की अवधि को नियंत्रित करना। यह जो है वो मेडुला को संकेत भेजकर बताता है कि अब सांस लेना बंद करो, जिससे कि अंतःश्वसन ज़्यादा लंबा ना हो, और इसका सीधा प्रभाव श्वसन की दर यानी रेट और गहराई
डेप्थ पर पड़ता है। यदि यह केंद्र अधिक सक्रिय हो तो सांस जल्दी जल्दी और कम गहरी होगी, यानी कि रैपिड और शैलो ब्रीदिंग होती है। यदि यह कम सक्रिय हो तो सांस लंबी और गहरी होती है, यानी स्लो और डीप ब्रीदिंग होती है। इस तरह यह केंद्र श्वसन के पैटर्न को फाइन ट्यून करता है। ओके, तो ये इसका कार्य है। आगे आते हैं इसका महत्व क्या है। देखिए, नीमोटैक्सिक सेंटर श्वसन को संतुलित और नियंत्रित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अत्यधिक श्वसन को रोकता है जिससे कि शरीर में गैसों का असंतुलन ना हो। ओके, इसे आप एक तरह से गाड़ी के ब्रेक सिस्टम से समझ सकते हैं। जैसे कि ब्रेक गाड़ी की गति को नियंत्रित करते हैं, वैसे ही यह केंद्र श्वसन की गति और गहराई को नियंत्रित करता है। यह मेडुला के साथ मिलकर काम करता है जिससे कि श्वसन की लय अधिक स्थिर और नियंत्रित बनी रहती है। ओके, ये महत्व हो गया। अब आते हैं कीमोसेंसिटिव नियंत्रण किस तरह से होता है। रसो संवेदी नियंत्रण। कीमोसेंसिटिव सेंटर, देखिए मेड्यूला के पास एक विशेष क्षेत्र होता है जिसे कि हम कीमोसेंसिटिव सेंटर कहते हैं। यह रक्त और मस्तिष्क मेरुद्रव्य, ठीक है, CSF जिसे बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उनमें मौजूद रासायनिक परिवर्तनों को पहचानने में सक्षम होता है। यह विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और उनसे बनने वाले प्रोटॉन या फिर H+ आयन उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो यह केंद्र तुरंत सक्रिय हो जाता है और मेडुला के श्वसन केंद्र को संकेत देता है कि श्वसन को तेज किया जाए। इससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और संतुलन वापस आ जाता है। ओके, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का प्रभाव क्या होता है। जब शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो यह पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है जो कि H+ आयन छोड़ती है। इससे क्या होता है, रक्त का pH जो होता है कम हो जाता है, यानी कि रक्त अधिक अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। शरीर इस बदलाव को तुरंत पहचान लेता है और इसे ठीक करने के लिए श्वसन दर बढ़ा देता है। तेज श्वसन के कारण क्या होता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और pH फिर से सामान्य हो जाता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। जैसे कि अगर कमरे में धुआं भर जाए तो हम तुरंत खिड़की खोल देते हैं ताकि धुआं बाहर निकल जाए। तो ठीक वैसे ही शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर खिड़की खोलने जैसा काम करता है। ठीक है, शरीर जो होता है वो क्या करता है, श्वसन बढ़ा देता है। अब आते हैं पेरिफेरल रिसेप्टर्स। शरीर में कुछ विशेष रासायनिक रिसेप्टर्स भी होते हैं जिन्हें हम पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये मुख्य रूप से 2 स्थानों पर पाए जाते हैं। देखिए, पहला होता है महाधमनीचा, ऑर्टिक आर्क जो होता है, और ग्रीवा धमनी यानी कैरोटिड आर्टरी में। ये रिसेप्टर्स रक्त में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और pH के स्तर को लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे कि इनमें कोई असामान्य बदलाव होता है, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन कम होना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, ये तुरंत मस्तिष्क के श्वसन केंद्र को संकेत भेजते हैं। इसके बाद श्वसन की गति और गहराई में बदलाव किया जाता है ताकि शरीर में संतुलन बना रहे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई अलार्म सिस्टम जो कि खतरा होते ही तुरंत संकेत दे देता है। ओके, अब हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीजन की भूमिका और निष्कर्ष। देखिए, ऑक्सीजन की भूमिका यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन की भूमिका क्या होती है। देखिए, श्वसन के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका उतनी प्रमुख नहीं होती है जितनी कि कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। ऑक्सीजन का प्रभाव आप देख सकते हो कि तब अधिक दिखता है जब इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, श्वसन को नियंत्रित करने का मुख्य कार्य कार्बन डाइऑक्साइड ही करता है। इसका मतलब है कि हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं समन्वित नियंत्रण किस प्रकार से होता है। श्वसन का नियंत्रण किसी एक केंद्र द्वारा नहीं बल्कि कई केंद्रों के सहयोग से होता है, जैसे कि मेड्यूला, पॉन्स और विभिन्न केमोरिसेप्टर्स। ये सभी मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि श्वसन की गति और गहराई शरीर की आवश्यकता के अनुसार बनी रहे। यह एक बहुत ही समन्वित और सटीक प्रणाली है जो कि हर समय सक्रिय रहती है। ओके, निष्कर्ष देखिए,
अंत में देखिए हम ये कह सकते हैं कि श्वसन का नियमन जो है वो पूरी तरह से तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य नियामक भूमिका निभाता है और विभिन्न केंद्र मिलकर कार्य करते हैं। ये जो प्रक्रिया है जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे शरीर को संतुलित, सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखती है। ओके, चलिए अब आता है संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा श्वसन का नियमन, देन मेडुला का श्वसन लय केंद्र देखा, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, देन पॉन्स का नीमोटैक्सिक सेंटर के बारे में जाना, देन रसो संवेदी केमोसेंसिटिव नियंत्रण पर चर्चा की, देन ऑक्सीजन की भूमिका जाना, क्या कि उसकी भूमिका क्या होती है, देन निष्कर्ष। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।